जो आज का डिस्कशन होने वाला है इज वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन। टफ एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम इंडिया के कौन सी बहुत डिफिकल्ट इंडिया में। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, नौकरियाँ इतनी कम है, एक बलून की तरफ फूलता जा रहा है। नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें 10,000 बन जाते हैं। ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का उद्देश्य मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। यूपीएससी 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स, वास्ट है, एग्जॉस्टिव है, सबका अलग अलग टफनेस है। टॉर्टर्स एंड हेयर की कहानी सुनी होगी। सीट्स कॉलेजेस के हार्डर द बैटल, स्वीटर द विक्ट्री। सो दीज आर द कॉमन ट्रेट्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट नंबर 5। ये एजुकेशन सीरीज का लास्ट पॉडकास्ट होने वाला है। ये हम सेकेंड सीजन पे वाइंड अप करेंगे एंड एंड तक रहिए, आपके लिए सरप्राइज है जो हम बात करेंगे। एंड जो आज का डिस्कशन होने वाला है इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन। कि जैसे एग्जाम्स तो बहुत सारे होते हैं राइट, उसमें से कुछ ईजी एंड कुछ टफ होते हैं। तो जब टफ एग्जाम्स की बात आती है तो वी कैन सी बहुत सारी यूपीएससी है, सीए है, कैट है एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम। इवन डिफेंस आता है, एनडीए भी कहीं ना कहीं टफ में गिना जाता है राइट। सो हियर वी हैव द मोस्ट टैलेंटेड टीम ऑफ वेदा टू डिस्कस कि सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है एंड उनको कौन सी चीज चैलेंजिंग बनाती है। सो नीरज सर यहाँ पे हैं, मनोहर सर एंड सुनील सर। आई वुड लाइक टू शेयर योर गाइडेंस। आपको बता दें, उमेश सर ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि टफेस्ट एग्जाम इंडिया के कौन से हैं भारत के, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है, नामुमकिन है, क्योंकि टफनेस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे सर ने नाम लिया, यूपीएससी एग्जामिनेशन काफ़ी बड़ा सिलेबस है, डेप्थ है, वास्ट है, एग्जॉस्टिव है। वैसे ही एनडीए है, सीडीएस है, कैट है। आपको बता दो कि इतने सारे एग्ज़ाम्स इंडिया में हैं और हर एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव अलग है, गोल अलग है। इसके लिए किसी एक एग्ज़ाम को कैटेगराइज करना, जैसे सीए के एग्ज़ाम है, यू कैन नॉट से कि ये एग्ज़ाम टफ है, क्योंकि सबका गोल अलग अलग है। मैं आपको एक तरह से बता दूं कि अगर आप एनालॉजी के साथ समझिए क्रिकेट, तो क्या क्रिकेट में आप बोल सकते हैं कि टेस्ट सबसे ज़्यादा टफ है, या T20 ईजी है, या वनडे ओके ओके है? मेरे हिसाब से सबका अलग अलग टफनेस है। टेस्ट अगर आप एक अच्छे सॉलिड डिफेंस वाले प्लेयर हो तो आपके लिए वो अच्छा है, बट अगर आप वनडे की बात करें, T20 या T20 टफ पिच पे खेलना, वो भी एक अलग लेवल का टेस्ट होता है। सो इन माय ओपिनियन, या इंडिया के एटलीस्ट 5-6 एग्जाम्स आर एट अ वेरी हाई लेवल, दे टेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑफ कोर्स none of the exams can, not a single exam can be called as a toughest exam. All have different perspectives. Thank you. नाइस पर्सपेक्टिव। बिल्कुल भी सही कहा आपने कि किसी एक कोर्स को ये कहकर कि बहुत डिफिकल्ट इंडिया में पिन पॉइंट करना नामुमकिन जैसा है। बट फिर भी अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, जैसे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, कितना सिलेक्शन होता है किसी कोर्स में, उसके बेसिस पर आई विल वाउच फॉर यूपीएससी विच कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, जिसमें तरह तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। प्रैक्टिकली देयर इज एवरीथिंग अंडर द सन एंड समटाइम्स इवन द सन इटसेल्फ। और इसका जो सिलेक्शन रेशियो है, देखो हर साल लगभग 10 लाख से भी ज्यादा नए कैंडिडेट्स इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, 10 लाख से भी ज्यादा। और जो पिछले साल जिन्होंने क्रैक नहीं किया है वो भी इसमें जुड़ जाते हैं, वो छोड़कर नहीं जाते हैं। तो एवरी ईयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो पूल है इट इज एक्चुअली इन्फ्लेटिंग, वो बढ़ता जा रहा है, एक बलून की तरफ फूलता जा रहा है। तो 12-13 लाख बच्चों में से जिनका सिलेक्शन होता है, जितने सीट्स होते हैं पूरे साल भर में, वो है अराउंड 1000। यानी अगर आप रेशो देखेंगे इट इज वेरी लेस, हार्डली 0.1 या उससे भी कम। इसमें भी अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो हार्डली 150, 160, 170 सीट्स होते हैं हर साल, उससे ज्यादा नहीं होते। और इनके जो जिस तरह के सिलेक्शंस होते हैं, जो राउंड्स जो होते हैं, जो पहला जो राउंड है प्रीलिम्स का जो स्टेज है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्रूटल फिल्टर ऑफ ऑल द स्टेजेस, क्योंकि 10, 12, 13 लाख बच्चों में से रफली 25-26 हज़ार बच्चे से बच जाते हैं। और फिर जो नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें लगभग 10,000 बच जाते हैं मेंस में, आई मीन। और फिर पर्सनल इंटरव्यू राउंड के बाद में लगभग 1000 बच जाते हैं। तो हेंस दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट दिस। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठकर इस पॉडकास्ट में आई एम नेवर गोइंग टू डिमोटिवेट एनीवन। भले से एग्जाम्स डिफिकल्ट हो, लेकिन ऑप्टिमिस्टिकली अगर सोचे तो दरअसल आपका कंपटीशन ये 10 लाख बच्चे नहीं है। 10 लाख में से दरअसल जितने बच्चे टर्न अप होते हैं एग्जाम्स के लिए,
वो अराउंड 50% है। और कितने सीरियस होते हैं, यस यस यस, और कितने गिव अप नहीं करते। एग्जैक्टली। तो सारा अगर हम कि- कैलकुलेशन देखें तो अगर 50% बच्चे टर्न अप हो रहे हैं तो रफली 5 lakhs बच्चे हैं। उसके बाद जो आपने जैसे कहा कि इन 5 lakhs में से रफली 80% ऐसे बच्चे हैं जो इसीलिए एग्जाम्स में आए हैं बिकॉज उनके घर वालों ने, उनके दादा पुप्पा मामा मामी चाचा चाची ने कह दिया है कि आपको एग्जाम्स देना है, हेंस वो एग्जाम्स के लिए आते, तो उनका प्रिपरेशन हुआ नहीं। तो रफली 1 लाख बच्चे, इन 1 लाख में से भी रफली 50% बच्चे ऐसे जिन्होंने रिवीजन ठीक ठाक नहीं किया है, उनका मॉक टेस्ट ठीक ठाक नहीं हुआ है, बस एक बार स्टडी कर दिया है एंड दे हैव टेकन दिस थिंग्स लाइटली। तो आपका कंपटीशन जो बच्चे 50,000 उसी में से, इन 50,000 में से दरअसल पहले जो राउंड है उसमें लगभग 25,000 बच जाते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो यस, भले से आप इन एग्जाम्स को क्रैक ना कर पाए, फिर भी आप इस प्रोसेस में दरअसल एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। दूसरा जो मैं एग्जाम कहूंगा which as per me is kind of tough in commerce especially, that is CA. The reason why CA is difficult is because इस जिस तरीके का एग्जाम का जो इनका जो मेथड है, अगर आप देखें तो किसी भी एक सेट में अगर एक बच्चे ने एक सब्जेक्ट में भी फ्लंक किया तो इज कंसीडर्ड फेल इन द एंटायर सेट। तो लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ द रूल कि इट इज एक्चुअली वन और ऑल और नन, या तो पूरे में फेल होंगे या तो आप सब में पास हो जाएंगे, वैसा है। तो हेंस सी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी टफ, लेकिन फिर भी इवेंचुअली कंक्लूडिंग पार्ट मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि इवन दो दीज एग्जाम्स आर टफ, येट इट एक्चुअली प्रिपेयर्स अस एंड मेक्स अस अ वेरी बेटर मैन, इट मेक्स अस अ बेटर मैन। एक जिस एडिशन करूंगा, जिस हिसाब से सर ने नंबर्स की बात की आईएएस के लिए, वैसे नंबर्स मुझे लगता है नीट मैच करता है, नीट यूजी का एग्जाम, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली मोर देन द आईएएस यूपीएससी एग्जाम्स। सो नीट का भी जो हमें नंबर्स मिलता है हर साल, जो नीट यूजी के एग्जाम देते हैं बच्चे, अराउंड 15 लाख से ज़्यादा होते हैं एंड कॉम्पिटिशन लेवल्स आर सेम। ओनली वन रिस्पीट इज़ देयर कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा है, शायद आपके जो अराउंड 18 to 20,000 सीट्स है कंपेयर टू यूपीएससी जहाँ पे 1,000 सीट्स है। सो वन रेस्पिट। येस, देयर आर अदर एग्जाम्स लाइक जेडब्ल्यूई का बात अगर हम नहीं करें, अगर डिफिकल्ट एग्जाम किए, उसमें से कितने एग्जाम्स हमने दिए हैं। सर ने सीए दिया है, Yes. मैंने आईआईटी जेडब्ल्यूई का दिया है, मैंने नीट का दिया है, लेकिन जो एग्ज़ाम मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है, उसका बात नहीं किया हमने, वो है कैट। कैट का टफनेस अलग लेवल का है। दैट इज व्हाई आई सेड ना, पर्सपेक्टिव, लेस टाइम, मोर एनालिसिस, फास्टर सॉल्यूशंस, वो एक अलग लेवल का कैट का एग्ज़ाम होता है, जो कुछ हमारे व्यूअर्स है बच्चे जानते होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए, एमबीए के लिए होता है वो। सो सबका टफनेस अलग है। जेडब्ल्यूई और नीट एक एग्ज़ाम है जो हमारे बच्चे काफ़ी उसको रिलेट कर सकते हैं, किस लेवल का होता है, कैसे होता है, एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट होता है। उसके बारे में डिटेल में हम चाहेंगे कि हमारे जो डायरेक्टर है, पार्टनर है वेदा टेक के साइंस के, वो थोड़े से प्रकाश डालें। बात एक्चुअली टफेस्ट एग्जाम्स की हो रही है, तो मेरा थोड़ा इस पे एक अलग पर्सपेक्टिव है कि जितने भी एग्जाम्स के नाम नीरज सर ने बताए, मनोहर सर ने बताए, और भी कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का उद्देश्य क्या है? तो मैं इनको देखता हूँ कि दीज आर नॉट सिलेक्शन एग्जाम, दीज आर रिजेक्शन एग्जाम्स। क्योंकि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और नौकरियाँ इतनी कम हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ बैरियर्स हमें रखने पड़ेंगे। सीट्स कॉलेजेस के बहुत कम है और वो सीट्स जिनको चाहिए वो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए बैरियर्स की तरह ये एग्ज़ाम्स काम करते हैं। तो अगर हम टफेस्ट की बात करें तो लगभग अगर ध्यान से देखेंगे कोई भी एग्जाम को, चाहे वो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेई हो, नीट हो, कैट हो, या इवन सीए हो, सीए फाउंडेशन उसका जो फर्स्ट लेवल है, तो सबका जो नेचर है वो लगभग सेम ही है। जो उनको जो देखना होता है एक बच्चे के अंदर क्या होता है कि एमसीक्यू पैटर्न पहले फॉलो होता है। चाहे वो जेई नीट की बात करूँ थोड़ा डिटेल में, तो एमसीक्यू पैटर्न है, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और वो 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये पैटर्न ही क्यों है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का? बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट इन एग्जाम्स को अपेयर हो रहा है, उस कैंडिडेट का कमांड ऑन डेटा या कमांड ऑन इंफॉर्मेशन कैसा है। जिसका कमांड ऑन डेटा या कमांड ऑन इंफॉर्मेशन है, फिर उसको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आप कोई भी एग्जाम, बड़ा एंट्रेंस एग्जाम उठा के देखिए,
उसका जो फर्स्ट जो एबिलिटी एक कैंडिडेट के अंदर चेक किया जाता है वो यही होता है। तो डेफिनेटली जो अपने आप को इस हिसाब से ग्रूम करता है इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके लिए वो एग्जाम इजी होगा, बट जो अपने आप को इस हिसाब से नहीं प्रिपेयर करता है तो उसके लिए वो एग्जाम टफ होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक एग्जाम टफ या इजी नहीं होता है, हर कोई एग्जाम टफ भी होता है और इजी भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट कि उसने उस एग्जाम को किस नज़र से देखा है और उसको सिलेक्शन की कितनी उसके अंदर चाहत है। सो दैट इज व्हाट आई फील। यानी हार्डर द बैटल स्वीटर द विक्ट्री। और एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो मनोहर सर ने जो कहा, बिल्कुल सही करा, जो सर ने डेटा बताया कि 10 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं, 50% देते हैं, तो इसको जितने भी बच्चे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो ये बात को ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया में भले हम इन कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं तो नंबर्स में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा है पर क्वालिटी में बहुत कम है। इस बात को समझ, अगर आप किसी एग्जाम को लेके बहुत सीरियस हो और अगर आप नंबर्स को देखते हो कि मुझे नीट देना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जेई देना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और ये नीट तो 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आप 24 लाख नंबर को डरो मत, क्योंकि ये नंबर है 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, पर उसमें से अगर हम क्वालिटी देखेंगे तो बहुत कम का है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आप में सच में आपको डॉक्टर बन के देश की सेवा करनी है तो आपका कंपटीशन 24 लाख बच्चों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ पहले 10-20% बच्चों के साथ है। तो इस बात को फिर आपको समझना है और फिर प्रिपरेशन को शुरू होना है। अगर आपको आईएएस बनना है और सच में आपको आईएएस बनकर देश में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो फिर 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 6 लाख बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार करो। क्वालिटी में आईएएस बनने वालों की संख्या बहुत ही कम है, अगर आप उस क्यू में आ गए तो डेफिनेटली आप आईएएस भी बन सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, नंबर्स बहुत बड़ा है बट क्वालिटी बहुत कम है। सर किसी बात पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि कहीं मैंने पढ़ा था, एक फॉर्मूला है कि आपका कंपटीशन पहला, तो सबसे पहला रूल है कि आपसे है, और दूसरा अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो कि जेडब्ल्यू में, नीट में, यूपीएससी में आपका कंपटीशन किससे है एक्चुअली, तो जितना सिलेक्शन सीट्स है उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 1000 सीट्स है यूपीएससी में तो आपका एक्चुअल सीरियस कंपटीशन 5000 लोग है पहला। लेकिन हमेशा याद रखना है कि आप खुद के कंपटीशन हो, फिर दूसरा वो 5000 जो वहां तक पहुंचेंगे और तब आपको कंपटीशन एक्चुअल शुरू होगा। सो नीट का भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। यस। सो नाउ सुनील सर, मनोहर सर, नीरज सर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर किए। मनोहर सर ने बताया कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब डिफरेंट एग्जाम्स हम अपेयर करते हैं। सुनील सर ने बताया कि इट इज़ कि जो बच्चे अपेयर होते हैं उसमें जो उनका प्रिपरेशन है वो भी मैटर करता है, नंबर से खाली डरना नहीं है। सो सर, वी एट वेदा वी हैव ऑलमोस्ट, हमारे इंस्टीट्यूशन को 14 ईयर्स हो चुका है एंड हमने बच्चों को क्वाइट एक वैरायटी ऑफ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर गाइड देम। बहुत सारे कॉमर्स के लिए हमने किया है, नीट के लिए किया है, जी के लिए किया है, सीए सीएस हो गया। सो ये जो हम बच्चे होते हैं इन सब में कोई कॉमन अक्रॉस डिफरेंट एग्जाम्स कोई कॉमन हैबिट, कोई कॉमन ट्रेड्स हमें देखने मिलते हैं कि वो हर जगह ही देखने मिल रहे हैं रैंकर्स किच में, या जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है जो क्रैक करते हैं। इज देयर एनी कॉमन ट्रेड बिटवीन देम और हैबिट? सो द कॉमन हैबिट्स जो रैंकर शेयर करते हैं वो बहुत बेसिक है, लेकिन डेफिनेटली है और बहुत बोरिंग भी है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपका गोल क्या है वो डिसाइड होना चाहिए। आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप जेडब्ल्यू करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, पहले तो वो डिसाइड करना जरूरी। गोल हमें पहले सेट करना होगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी, भाई अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें नीट करना है, नीट यूजी करना है, तो आपको कम से कम 3 साल उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका रिसोर्सेस, आपने डिसाइड कर लिया आपको ये करना है, ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, और फिर आपने उसके लिए कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करने की शुरुआत की तो उसके पहले आपको उसके जो रिसोर्सेस है उसको आपको तुरंत जुटाना पड़ेगा, रिलायबल रिसोर्सेस को, रिलायबल कोचिंग या जो भी चीज़ें आप प्लान करते हो। नेक्स्ट है कि भाई आपको एक्टिव लर्निंग करने की जरूरत। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? हमने सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लिया, वो एक्टिव लर्निंग नहीं है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप पढ़िए, सीखिए, सुधारिए। सुधारना क्या है? गलतियों को सुधारना, आपके मिस्टेक्स क्या क्या है उसके एक नोटबुक बनाने हैं, उसको बार बार इम्प्रूव करते रहना है। क्योंकि अगर आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते और उस पर इम्प्रूव नहीं करते तो आप आगे गोल की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने वो द एस्पिरेंट करके सीरियल है, आप लोगों ने देखा होगा तो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि हाउ दिस कैंडिडेट क्रैक्स द यूपीएससी एग्जाम।
बहुत अच्छे से अडेप्ट करना पड़ता है सिनेरियो को। आज जो आप कर रहे हो शायद वो गलत है, कल आपको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू अडेप्ट वेरी क्विकली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की जनरेशन के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ग्रेटिफिकेशन, यानी हमें जो अच्छा लगता है, सोशल मीडिया, घूमना फिरना, बातें करना, टाइम पास करना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरी तरह से मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाओ, समाज से हट जाओ, अपने आप को लॉक कर दो रूम में, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। आपके जो सोशल मीडिया है, प्रोफाइल है, आपके जो ग्रेटिफिकेशन के मात्राएं हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तब स्पेशली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यस, यस, मोबाइल जैसे हम बच्चों को बताते हैं अपने कि अगर आपको मन कर रहा है मोबाइल देखने का, तो आप किताबों से दूर रखिए, मम्मी के पास रखिए, दूर रखिए कि पढ़ाई करने के बाद फिर आपको जाना पड़े वहाँ तक। करेक्ट। या आपको एक हिंड्रेंस मिले, एक बाउंड्री मिले, एक वॉल मिले। मोबाइल लेके हम बैठ जाते हैं पढ़ने, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, टीवी के सामने पढ़ते हैं। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहूँगा मैं बहुत ज़रूरी है कंपेयर टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये रैंकर्स के, और हमने इतने साल से रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, 14 ईयर से, हमारे सभी टॉपर्स ने आके बार बार यही बोला है कि आपको सब कुछ, अगर आपको अच्छा लगता है टीवी देखना तो आधे घंटे टीवी भी देखिए, प्लान करिए, बट वो लिमिटेड होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, आज टीवी देखने जाते हैं, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए एक एपिसोड या एक वेब सीरीज का एपिसोड देखने लग जाते, पूरा खत्म कर देते, 3 घंटे 4 घंटे में, समझ में भी नहीं आता है। आपको ये कंट्रोल करना है, मतलब आपको सिंपली प्लान करना है। करेक्ट। आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आपको प्लान करना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है बाय ऑल दीज मीनिंग। यस, एग्रीड। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सर ने पूछा है कि जो टॉप रैंकर्स है या जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बच्चे हैं, इनके अंदर कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आई एग्री विथ ऑल द पॉइंट शेयर्ड बाय सर। अलॉन्ग विद दिस थोड़े से और भी एक्स्ट्रा अगर हम इनके फीचर्स देखें तो उसमें एक होता है, दे आर इमोशनली रेजिलियंट, यानी दे डू नॉट बिलोंग टू एनी अदर वर्ल्ड, दे बिलोंग टू द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। दे डू नॉट हैव एनी फ्लॉलेस लाइफ। उनकी भी फैमिली है, उनके फैमिली में भी उतार चढ़ाव होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उनके भी एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट में, या वन वर्ड दैट सर इज सर्चिंग इज डिटरमाइंड, नो मैटर व्हाट, जिसको हम एक अच्छे से वर्ड्स में प्रोएक्टिवनेस बोलते हैं। प्रोएक्टिव, या आप कुछ भी हो जाए करके रहेंगे। करेक्ट। दे बिलीव इन एक्शन ओवर इमोशंस। तो डिस्पाइट ऑल ऑड्स वो फिर भी अपने रास्ते से भटकते नहीं है। दूसरा है कि दे एक्चुअली हैव, दे एक्सेप्ट देयर इम्परफेक्शंस। यानी अगर एक साधारण बच्चा है, मान लो, जिसने ये तय किया था कि कल मॉर्निंग में उसको उठकर स्टडी करना है, और अगर वो मिस हो गया, तो व्हाट ही थिंक्स इज, एक नॉर्मल बच्चा, जो एवरेज बच्चा, जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बच्चा ना हो, वो यूजुअली सोचता है कि चलो अभी आज का दिन तो मेरा चला गया है ना, व्हाट्स द यूज, अभी हम कल देखते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, या 1 तारीख को मैं पढ़ूंगा या अगले साल पढ़ूंगा। तो ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते। लेकिन जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बच्चा, ही नोज कि इवन इफ ही हैज लॉस्ट हिज मॉर्निंग, ही कैन स्टिल विन द आफ्टरनून, ही कैन स्टिल विन द इवनिंग। तो ही नोज दिस कि अ बैड स्टार्ट डज नॉट मीन अ बैड एंड। वो फिर भी लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहता है, जैसे सर ने कहा, विचलित नहीं होता है। और लास्ट में समझता हूं कि ये बच्चे जो है, दरअसल अपने स्टडी का जो प्लान है वो बहुत ही शुरू से ही करते हैं। टर्म जैसे शुरू हुआ, वो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स भी शुरू में देख लेते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी क्वेश्चन पेपर्स वो देख लेते तो पता चलता है कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर कॉमनली आस्क्ड। तो जब भी लेक्चर में टीचर्स उनको कोई टॉपिक सिखा रहे होते हैं, तो दे नो कि विच इज द एरिया जहां पर उनको ज्यादा फोकस करना है। उस एरिया में जहां पर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन पर उनका ध्यान थोड़ा ज्यादा होता है, रिवीजन करके आते हैं। सो दीज आर द कॉमन ट्रेट्स दैट आई हैव सीन इन ऑल दीज रिजल्ट प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स यू हैव शेयर्ड। यस सर। इसमें हम लोग बात करें हैबिट्स का एंड कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मैं बाद में बताता हूँ। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में, जानबूझ के एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि इससे कुछ हमें सीखने मिलता है, कि इंजीनियरिंग करने के बाद उसने कोई एग्जाम दिया, उसके बाद वो डेपो मैनेजर बना। देन उसने एमपीएससी के कुछ एग्जाम्स दिए, जब वो डेपो मैनेजर एज अ जॉब कर रहा था, तो एमपीएससी कुछ एग्जाम्स दिए, फिर वो तलाठी बना। देन तलाठी करते करते, तलाठी का एक बार जो जॉब चालू है, दूसरी बार जो एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, एंड उसने फिर और कोई एग्जाम्स दिए, फिर वो पोस्टल असिस्टेंट बना एक पोस्ट ऑफिस में। फिर उसने और वो जॉब करते करते दूसरा एग्जाम दिया, फिर वो एसटीआई बना, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, और आज एज ए एसटीआई वो अपने जो देश की सेवा है कर रहा है। उसका नाम वैभव कारंडे है। मैंने बड़ा क्यूरोसिटी के साथ एक बार डिस्कशन में पूछा था कि वैभव,
ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से एमपीएससी के एग्जाम्स दे रहे, यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहे, और उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और तुम जॉब करते करते ये इन एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हो, ये मतलब क्या मराठी में बोलते भानगड़ है कि ऐसा तेरे पास क्या है कि तू हर एमपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रहा है, वो भी जॉब करने के साथ साथ। एंड बाकी बच्चे सिर्फ फोकस्ड पढ़ाई करते हैं और वो सिलेक्ट नहीं होते। तो उसने मुझे समझाया था कि सर देख, एक बुक अगर मैं लेता हूँ पढ़ने के लिए, मान लो तात्याचा ठोकड़ा या कोई भी एक एमपीएससी का बुक है, वो बुक मैं बार बार पढ़ता हूँ। बाकी बच्चे क्या करते हैं कि एक बुक पढ़ा, हाँ पढ़ा, वो दूसरा वाला पढ़ा, हाँ पढ़ा, वो तीसरे राइटर का पढ़ा पढ़ा। तो वो आप कोई भी बुक एमपीएससी का उठा लो, उन्होंने उस बुक को पढ़ा होता है, पर उस बुक के अंदर की उनको बातें पूछो, उनको बातें नहीं पता होती है। तो कोई भी बुक जब मैं पढ़ता हूँ, जब तक वो बुक मुझे नहीं समझ आता है या जब तक वो बुक मुझे नहीं अंडरस्टैंड होता है, तब तक मैं दूसरा बुक हाथ में लेता नहीं। ये मेरा सिंपल फॉर्मूला है। और मुझे पता है कि एक बुक आप अच्छे से पढ़ते हो तो 3-4 डिफरेंट एग्जाम्स में वो काम आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बुक एक एग्जाम के लिए काम आता है। तो ये मुझे बात सीखने वाली मिली। तो जो हम हैबिट्स की और इसकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, कोई भी हो, वो पढ़ाई में हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी इंप्रूव हुई, दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं इंप्रूव हो रही है, आप सिर्फ क्वांटिटी में पढ़ रहे हो, क्वालिटी में नहीं पढ़ रहे हो, तो आप आगे जाके आपको फायदा नहीं देने वाला है। तो कोई भी बड़े एग्जाम का जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो सिंपल फॉर्मूला जो मैं समझता हूँ कि सबके पास 24 आवर्स ही है, उसमें से सिर्फ आप 8 आवर्स स्पेंड करिए इस प्रिपरेशन पे। 8 आवर्स स्पेंड करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाकी सोशल एक्टिविटीज में भी किए, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है। और 8 आवर्स खुद को दीजिए, मतलब पूरा सेल्फ इंप्रूवमेंट उसमें होना चाहिए। ये आप अपने दिन को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कोई भी बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। ऑलराइट, सो ये सब पॉइंटर सुनने के बाद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इफ देयर इज अ क्वाइट अबव एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक काफ़ी डिसिप्लिन स्टूडेंट है, वो इतना पढ़ने में होशियार नहीं है, सो इनके बीच में क्या है, लॉन्ग टर्म में कौन क्रैक कर सकता है या लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल कौन हो सकता है? क्या इंटेलिजेंस विल बीट डिसिप्लिन या डिसिप्लिन विल बीट इंटेलिजेंस? व्हाट डू थिंक? ओके, सो सर का जो क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन में क्या इंपॉर्टेंट है, या इंटेलिजेंस कैन बीट डिसिप्लिन और डिसिप्लिन कैन बीट इंटेलिजेंस। एक बात ऐसा है कि इसमें सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक दूसरे के पूरक है। इंटेलिजेंस डिसिप्लिन का मल्टीप्लायर है या डिसिप्लिन इंटेलिजेंट का मल्टीप्लायर है, वो पहले समझते हैं। आप अगर इंटेलिजेंट हो, यानी आपकी समझने की ताकत बहुत ज़्यादा है, समझने सोचने की क्षमता ज़्यादा है, तो आपको ऑलरेडी एक एज है। और अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो ये इंटेलिजेंस डिसिप्लिन उसको मल्टीप्लाई कर देगा। इस तरह से समझिएगा, डिसिप्लिन इज अ मल्टीप्लायर ऑफ योर इंटेलिजेंस। दिस क्लियरली मीन्स कि अगर आप इंटेलिजेंस हो तो ऑलरेडी आप क्राउड के आगे हैं, बट जो क्राउड में पीछे है, अगर वो कम इंटेलिजेंट भी है आपके मापदंड से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो वो आपसे आगे बढ़ने की पूरी ताकत रखता है, क्योंकि ओवर टाइम डिसिप्लिन बीट्स द इंटेलिजेंस। इस बात को आपको याद रखना है। करेक्ट। बट अगर आप इंटेलिजेंट खुद को समझते हो तो आपको डिसिप्लिन होना है, आप अनबीटेबल रह सकते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि क्रिकेट में हम इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन की बातें कर सकते हैं, बट ये हम सब एग्री करेंगे, हमारे जनरेशन के लोग, कि सचिन वॉज एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर प्लस डिसिप्लिन। अगर क्रिकेटिंग टैलेंट की बात किया जाए तो हम सब ने देखा हुआ है कि 2 दोस्त जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए थे साथ में आए, और उनसे ज्यादा पहला जो लाइमलाइट में आए तो विनोद कांबली। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि विनोद कांबली ज्यादा टैलेंट, इंटेलिजेंस को यहाँ रिपीट कर चेंज करके टैलेंटेड बोलते हैं, तो विनोद कांबली ज्यादा टैलेंटेड थे या सचिन? बाय रिकॉर्ड्स इफ वी गो, इट्स डेफिनेटली विनोद कांबली। और पहले आप इसको प्रूफ भी देख सकते हो कि पहले 2 टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी विनोद कांबली ने ही पहले बनाया। सचिन सर ने, सचिन तेंदुलकर जी ने तो बहुत बाद में बनाया, आफ्टर 7-8 ईयर्स। तो ही वॉज मोर टैलेंटेड, यू कैन अंडरस्टैंड। आप इंटेलिजेंस से मत रिलेट करिए, बट समवेयर इट इज रिलेटेड। लेकिन किसके अंदर डिसिप्लिन ज्यादा था? इवन दो अगर टैलेंट लग रहा था कि कम है, बट डिसिप्लिन वॉन ओवर इंटेलिजेंस और टैलेंट। अगर सचिन सर की केस हम देखा जाए तो मतलब
अगर आपको लगता है आप अबव एवरेज हो इंटेलिजेंस में, आपको ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, गुड, पहला स्टेप बहुत अच्छा है, बट डिसिप्लिन को आप छोड़ नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि आपका इंटेलिजेंस नहीं है उतना, तब तो और आपको डिसिप्लिन होकर मेहनत करना और आगे बढ़ना है, क्योंकि डिसिप्लिन गारंटी है सक्सेस की। यानी यू कैन फेक कॉन्फिडेंस बट यू कैन नॉट फेक इंटेलिजेंस। यस, एब्सोल्युटली। और बहुत ही अच्छा सर ने एनालॉजी दिया है सचिन तेंदुलकर का। मैंने भी जब शुरुआत में, आई थिंक आई मस्ट हैव बीन इन अराउंड मे बी इन 5th और 6th स्टैंडर्ड, जब मैंने सचिन को पहली बार खेलते देखा, उस वक्त विनोद कांबली और वो, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों पार्टनरशिप में शुरू में उतरते थे। एंड बहुत ही बड़े रिकॉर्ड्स थे दोनों के भी, जिनमें लगभग हर बार मैंने देखा है कि विनोद कांबली के रन ज्यादा होते थे, रिकॉर्ड्स अच्छे होते थे, लेकिन जो अनवेवरिंग डिसिप्लिन एंड फोकस सचिन जी ने दिखाया, वो शायद ही इंडिया की किसी और क्रिकेटर ने उस वक्त दिखाया, तभी तो क्रिकेट जगत के गॉड कहलाने लगे वो। आज भी अगर हम देखें तो विराट कोहली जैसे टैलेंटेड प्लेयर तो हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन, जो फोकस एक क्रिकेट मांगता है, वो क्या सभी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस बात का सवाल है। देखो, मेरी ये राय है रिगार्डिंग इंटेलिजेंस कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो हम बुक्स पढ़ते हैं, तभी तो हम टीचर्स की सुनते हैं, तभी तो हम बड़ों की सुनते हैं, बिकॉज हमें ज्ञान चाहिए। इंटेलिजेंस जरूर बहुत जरूरी चीज है, लेकिन ओनली ए रॉ इंटेलेक्ट विदाउट एनी डिसिप्लिन is just half the potential. Only a raw intellect without any consistency is just half the potential. तो बहुत जरूरी है कि आपके इंटेलिजेंस को यूज भी करना आपको आए। एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप यू समझे कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक कार के इंजन की तरह है। इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। इट इज व्हाट इज डिफाइंस द कार। इंटेलिजेंस कार के इंजन की तरह, लेकिन इंजन के साथ साथ जो स्टीयरिंग है वो भी तो इंपॉर्टेंट है, जो व्हील्स है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक तरह से व्हील्स की तरह काम करते हैं किसी भी कार में। आपने टॉर्टोइज एंड हेयर की कहानी सुनी होगी कि जरूर हेयर के पास इंटेलिजेंस था, स्किल था रफ्तार में भागने का, बट वाज दैट इनफ? बिल्कुल नहीं। जब भी उनका डिसिप्लिन मिस हुआ, जब भी उनकी कंसिस्टेंसी मिस हुई, तो ही लॉस्ट द रेस। यानी कि इंटेलिजेंस कैन ओनली गिव यू द हेड स्टार्ट, बट द कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन विल मेक यू विक्टोरियस। तो given any day, I'll vouch for discipline and consistency, because through which we can also gain intelligence. अगर आप continuously books पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, through the discipline you can gain intelligence, but through the intelligence it is not quite possible to gain discipline and consistency.